अमीर देवरानी, गरीब जिठानी, पार्ट 2। आपने पहले पार्ट में देखा कि किस तरह देवरानी गरीब है, लेकिन संस्कार और कर्तव्य से कितनी अमीर है, और जेठानी अपनी झूठी शान के चक्कर में ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। आइए, अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि रमा को इस सब से कोई सबक मिलेगा या वो पहले से ज्यादा अमीर बनने का नाटक करेगी। इस बनारसी साड़ी ने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं भी निधि की तरह सिंपल साड़ी और लाइट ज्वेलरी पहनूंगी ताकि मैं भी डिसेंट लगूं। रमा ये सब सोचते सोचते अपनी हैवी हैवी साड़ियों को अलग कर रही थी। तभी वहां पर उसकी सास आकर कहती है, अरे बहू, तू आज सुबह से ही अलमारी में घुसी हुई है। आखिर कर क्या रही है? अब माँ जी, मेरे पास घर पर पहनने के लिए साड़ी नहीं है। मैं सोच रही हूँ मार्केट जाकर साड़ी ले आऊं। बहू, ये तेरी पूरी अलमारी साड़ियों से ही तो भरी पड़ी है। और कितनी खरीदेगी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ ना हैवी हैवी है। मैं घर में ये सब नहीं पहन सकती, इसलिए नई लाना चाहती हूँ। तो एक काम कर, तू निधि को अपने साथ ले जा। उसे कपड़ों की नॉलेज बहुत अच्छी है। वो तुम्हें सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिला देगी। रहने दो ना माँ जी, निधि को कोई नॉलेज नहीं है। वो तो फुटपाथ से कोई सस्ती सी साड़ी खरीद लाती है जो आपको पसंद आ जाती है। मैं इतनी चीप साड़ियाँ नहीं पहनती, आई एम सॉरी। अरे पता है मुझे कैसी साड़ियाँ पहनती है तू। माँ जी, कुछ कहा क्या आपने? अब नहीं बहू, मेरी क्या मजाल जो मैं तुमसे कुछ कहूँ। रमा अकेले ही मार्केट के लिए निकल जाती है और बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आ जाती है और चुपचाप अलमारी में रख देती है। शाम को उसका पति घर आता है और कहता है, रमा, कल मेरे ऑफिस में पार्टी है। तुम्हें भी साथ चलना है तो तैयार हो जाना। जी ठीक है, मैं कल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाऊंगी। रमा, उस दिन की तरह बनारसी साड़ी और हैवी ज्वेलरी मत पहन लेना। कम ऑन राजेश, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ गए। देखना, कल मैं कितनी अच्छी साड़ी पहनती हूँ, हाँ आप देखते रह जाओगे। हाँ। अब अगले दिन रमा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। उसे देखकर राजेश ने कहा, ये क्या है रमा? तुमने आज बनारसी साड़ी नहीं पहनी तो ये मोती सितारे वाली साड़ी पहन ली। क्यों? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? अरे पूरी बंदरिया लग रही हो। नॉर्मल सी पार्टी है, इतना सज धज के जाने की क्या जरूरत है? राजेश निधि को आवाज लगाता है। निधि, निधि यहाँ आओ। राजेश की आवाज सुनकर निधि और शीला दोनों बाहर आ गई। जी राजेश भैया, आपने बुलाया? निधि, तुम जरा रमा को तैयार कर दो। मेरे ऑफिस में नॉर्मल पार्टी है और इसे देखो कैसे तैयार हुई है। अरे, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो लग रही हूँ। और ये निधि तैयार करेगी मुझे? अरे पहले खुद अपने आप को तो देख ले। मेरे मायके में सभी तैयार होने मेरे पास आते हैं और मैं इससे तैयार होंगी? ठीक है, मत हो तैयार, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। नहीं नहीं, रुको तो। अच्छा ठीक है, मैं होती हूँ तैयार। चल निधि। निधि रमा को अपनी साड़ी और अपनी हल्की सी ज्वेलरी पहनने को देती है, जिसमें रमा बहुत सुंदर लगती है। राजेश उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने को तैयार हो जाता है। वो दोनों घर से जा ही रहे होते हैं, तभी शीला अपनी बड़ी बहू को ताना मारते हुए कहती है, रमा बहू, तो सस्ती और चीप साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। शीला की बात सुनकर रमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली गई। पार्टी में सबने रमा की बहुत तारीफ की। एक दिन राजेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, कल बड़ी बुआ घर पर आ रही हैं और वो कुछ दिन यहीं रहेंगी। ये क्या बोल रहा है बेटा? वो तो बहुत गुस्से वाली है। उन्हें तो हर चीज़ टाइम से चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। माँ, कल मैं उन्हें स्टेशन जाकर ले आऊँगा, आप उनके रहने का इंतज़ाम कर देना। शीला ने जल्दी से अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाने लगी। अपनी सास को इस तरह परेशान देखकर निधि ने कहा, माँ जी क्या हो गया है आपको? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हाँ माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बड़ी बुआ नहीं कोई कलेक्टर आ रहा है। अरे बहू, बड़ी बुआ किसी कलेक्टर से कम नहीं है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। और अगले दिन बड़ी बुआ आ गई। उनके आते ही निधि ने उनके पैर छुए। उन्होंने निधि को आशीर्वाद दिया और शीला से कहने लगी, शीला,
तेरी बड़ी बहू की कमर में दर्द है क्या? नहीं बुआ जी, क्यों, क्या हुआ? इसके अंदर संस्कार नाम की चीज है या नहीं? तेरी छोटी बहू ने तो मेरे पैर छू लिए, लेकिन बड़ी ने नहीं छुए अब तक। अब रमा बहू, बुआ जी के पैर छुओ। रमा ने बड़ी बुआ के पैर छू लिए, लेकिन अब बड़ी बुआ बात बात पर रमा को खरी खोटी सुनाती। एक दिन बड़ी बुआ कहने लगी, आज मौसम बहुत अच्छा है। शीला, अपनी बहू से बोलकर समोसे बनवा ले। निधि बहू, जाओ अच्छे से समोसे बना कर ले आओ। अरे शीला, तू सारा काम निधि से ही कराती है। रमा को अंग्रेजी झाड़ने और जबान चलाने के लिए ही रखा हुआ है क्या? रमा, चल आज तू बना समोसे। मैं तो तेरे हाथ की ही खाऊंगी आज। रमा ने जैसे ही ये सुना, उसकी सर पर तो मानो बिजली गिर पड़ी। वो किचन में चली तो गई, लेकिन उसे समोसे बनाने आते ही नहीं। अब ये बात बड़ी बुआ को बताए कैसे? अगर बड़ी बुआ को ये बात पता चल जाती तो वो सारा घर सर पर उठा लेती। अब रमा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये बुआ जी भी ना पता नहीं कहाँ से आकर सर पर बैठ गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये समोसे कैसे बनाऊं? मुझे तो कुछ नहीं आता। रमा ये सब सोच ही रही थी, तभी राजेश किचन की खिड़की के बाहर खड़ा होकर रमा को धीरे से आवाज देने लगा, रमा, श्श्श, श्श्श, रमा। रमा ने इधर उधर देखा और उसकी नजर राजेश पर गई। उसने कहा, अरे, अब खिड़की के बाहर खड़े होकर ये इशारे क्या कर रहे हो? ये लो, मैं जलेबी और समोसे लाया हूँ। चुपचाप इसे प्लेट में लगाकर बुआ जी के पास ले जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन आपको कैसे पता कि बड़ी बुआ ने मुझसे समोसे बनाने के लिए कहा है? अरे ये सारी बातें छोड़ो, पहले जो कहा है वो करो। रमा ने ऐसा ही किया। बड़ी बुआ ने समोसे खाने के बाद कहा, समोसे तो अच्छे बनाए हैं बहू ने, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि घर पर बने हैं। ऐसा लग रहा है कि बाहर से मंगवाए हैं। बड़ी बुआ की बात सुनकर रमा चौंक गई। अब बड़ी बुआ को काफ़ी दिन हो गए उनके घर में रहते हुए। इस बीच निधि उनका पूरा ध्यान रखती। सुबह शाम उनकी आरती के लिए फूल लेकर आती, आरती की थाली तैयार रखती और रोज़ उन्हें रामायण का पाठ सुनाती। एक दिन बड़ी बुआ ने शीला से कहा, शीला, सुना है तेरी बड़ी बहू बहुत ऊंचे और अमीर घर की बेटी है। हाँ बुआ जी, और नखरे बिना ऐसे ही है। तभी तो मैं दूसरी बहू गरीब परिवार से लाई हूँ, लेकिन संस्कार बहुत है उसके अंदर। वो तो मैं देख रही हूँ। अब रमा बड़ी बुआ के सामने कम ही जाती कि कहीं वो उसे कोई काम ना बता दे। और एक दिन ऐसा ही हुआ। बड़ी बुआ ने रमा से कहा, रमा, क्या इधर से उधर घूमती रहती है? चल, आज तू मुझे रामायण का पाठ पढ़कर सुनाएगी। क्या मैं आपको रामायण पढ़कर सुनाऊं? अरे बहू, तू तो ऐसे ही चौंक रही है जैसे मैंने दुनिया से अनोखी बात करती है। चल पढ़कर सुना। निधि बहू अभी किसी काम में व्यस्त है। रमा रामायण खोलकर बैठ तो गई, लेकिन उसे कुछ पढ़ना ही नहीं आ रहा था। इसके बाद बड़ी बुआ ने रमा को सुनाना शुरू कर दिया। अरे बहू, कुछ शर्म कर ले। तेरे अंदर तो कोई भी गुण नहीं है। दिन भर घमंड में चूर होकर इधर से उधर घूमती रहती है कि बड़े माँ बाप की बेटी हूँ मैं। बहू, तेरे माँ बाप की दौलत पर तू क्यों इतना इतराती है? आखिर तूने तो कुछ नहीं कमाया ना, तेरे माँ बाप की मेहनत है। तुझे रामायण पढ़ने नहीं आ रही तो इस घर का काम क्या खाक संभालेगी? ज़रा सीख अपनी देवरानी से। वो गरीब घर की ज़रूर है, लेकिन तुझसे है ज़्यादा अमीर। कितनी सरल, सुंदर और गुणी। तू उसके सामने बहुत गरीब है। बड़ी बुआ की बातें रमा के सीने में तीर की तरह चुभी। लेकिन पता नहीं रमा इन बातों से कुछ सीख भी पाएगी या और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाएगी।